अब क्या माना जाए, अभी आप विधायक अवार्ड के ही साथ में हैं या फिर आप? जी, एक तो सबसे बड़ा मसला ये है कि मैं दोगला नहीं बन सकता। जी, जी, जी। मुझसे दोगलापना नहीं होगा फिलहाल। अगर शहर के हालात अच्छे, मैं देखिए जितेंद्र अवार्ड का ही कार्यकर्ता हूँ। जी। छोड़ने के नाराज हुआ तो भी मुझे बहुत सारी पार्टियों तो में ऑफर थे। उन्होंने कुछ आश्वासन आपको दिया कि नहीं? जी, मेरी टिकट का तो कंफर्मेशन 2019 के पहले दे दिया था उन्होंने कि मेरी नाराजगी सिर्फ और सिर्फ टिकट की थी। बाकी अच्छा, मैं कभी तो कुछ यानी आने वाले समय में जो नगर सेवक का चुनाव जी होगा, जी तो उसमें आप जी मैं जरूर लड़ूंगा। लड़ेंगे और जी जरूर लड़ूंगा, और मेरा समाज मुझे बैठने नहीं देगा। मैं चाहूंगा भी कि मैं ना लड़ूं। विधायक अवार्ड साहब ने आपको आश्वासन जी दिया जी या कंफर्मेशन? मैंने आश्वासन है, और भरी भरी मंच पे से हमारे नेता ने बोला है कि टिकट करीम की कंफर्म है। जो पिछली गलती हुई वो गलती दोहराई नहीं जाएगी, गलती को सुधारा जाएगा, ये आश्वासन है। यानी वो मानते हैं कि गलती हो गई। हाँ हाँ, माना उन्होंने कि गलती हुई थी हमारे से। करीम खान उस समय कहाँ खड़े रहेंगे? जी, मैं तो पहले बता दिया कि मैं जितेंद्र अवार्ड का कार्यकर्ता था, और उसी जगह में खड़े रहूंगा, क्योंकि जितेंद्र अवार्ड साहब एक सेकुलर महाराष्ट्र की आवाज है। और जी। और हम विधानसभा में भी देख रहे हैं कि किस ढंग से लड़ते हैं। तो करीम खान का स्टैंड जितेंद्र अवार्ड के साथ होगा, एक सेकुलर आवाज के साथ होगा, जो बीजेपी से लड़ रहा है। यानी आप सेकुलर आवाज के साथ, यानी सेकुलर आवाज के साथ विधायक अवार्ड के साथ में आप हैं और रहेंगे। समाजवादी पार्टी के आंदोलन में एक झलक आपने मुझे देखा, हाँ। ये सच्चाई है। हाँ। पहली बात तो मैं आपको ये बताऊं कि टोरेंट का आंदोलन, टोरेंट के खिलाफत का आंदोलन हाँ। हाँ। कोई भी पार्टी करेगी, हाँ। वहां पे करीम खान जरूर दिखेगा। अच्छा, यानी पार्टी लाइन से हट के जाऊंगा, पार्टी लाइन पार्टी से को घर में हट के वहां पार्टी को घर में रखूंगा, नहीं, मुझे एक मीडियाकर बन के जाऊंगा। नहीं, मुझे ऐसा लगे कि करीम खान साहब समाजवादी पार्टी में आ गए हैं। ऐसा नहीं है। जनतन टाइम्स में आपका स्वागत है। मैं हूं सादिक अली। आज हम उत्तर भारतीय महासंघ के अध्यक्ष जनाब करीम खान साहब से उनके ऑफिस में कुछ बातचीत करने के लिए आए हुए हैं, और वो पॉलिटिकल भी है और सामाजिक भी है। और हम आपको बता दें कि करीम खान साहब जो है हर सामाजिक एक्टिविटी में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं और लोगों की मदद भी करते हैं। इधर काफी दिनों से करीम खान जो है मीडिया से बहुत दूर है। लोगों से तो मिल रहे हैं, लोगों की मदद तो कर रहे हैं, लेकिन मीडिया से बहुत दूर है और कुछ राजनीतिक एक्टिविटी भी इनकी कम हो गई है। तो आज हम उसी सिलसिले में करीम खान साहब से बात कर रहे हैं। करीम खान साहब, हम वो करीम खान को नहीं देख रहे जो 2019 में कोरोना के पीरियड में बढ़ चढ़कर उत्तर भारतीय महासंघ की तरफ से लोगों की मदद कर रहे थे और हर लोगों की परेशानियों को दूर कर रहे थे। वो करीम खान कहाँ खो गए? सबसे पहले तो सादिक भाई मैं आपको बताऊं कि 2019 का जो कोरोना का जो काल था जी, एक बहुत ही बुरा काल था पूरे देश के लिए, पूरे दुनिया के लिए। अल्लाह वैसा काल कभी ना लाए दुनिया पे, ना हमारे देश पे। वैसा काल अगर अल्लाह ना करे अगर आएगा तो हम फिर आपको मीडिया के भी सामने दिखेंगे, हम आपको मैदान में भी दिखेंगे। लेकिन दूसरी बात मैं आपको बताऊं कि मीडिया से दूरी जरूर हुई होगी, लेकिन ऐसा नहीं कि हम अपने रिफाई काम, सोशल काम से हम दूर हैं। ऐसा नहीं है, हम अपने सोशल काम में बराबर शाना बसाना, हमारे जो लोग हैं जो हमसे मोहब्बत करते हैं और जिनको कुछ काम होता है वो जरूर आते हैं हमारे पास। और हम पूरी कोशिश करते हैं आज भी करने की, अपने कारोबार में से भी वक्त निकाल के, अपने बच्चों में से भी समय निकाल के आज भी हमारा वो काम जरूर चालू है, जो हमारा रिफाई काम, जो सोशल काम जो हमारा था। अब आ जाते हैं, आपने एक सवाल ये किया कि राजनीतिक से भी, पॉलिटिक्स से भी थोड़ा सा दूर दिख रहे हैं। पहली बात तो मैं बताऊं सादिक भाई के, पॉलिटिक्स तो मुझे ना पहले आती थी ना मुझे आज आती है। दूसरी बात रही पॉलिटिक्स की बात, आज खास देश में तो खैर खराब हालात है ये पॉलिटिक्स के, लेकिन मैं अपने महाराष्ट्र की बात करता हूँ, और खास तौर से अब हम आ जाते हैं महाराष्ट्र में, अपने थाने जिले में। आज जो राजनीतिक के हालात है सादिक भाई, आप देख ही रहेंगे। हाँ, वो तो दिख रहा है। एक पार्ट में, एक गुट में दो गुट में तीन गुट, कोई इधर है कोई उधर है। तो हम लोग जो छोटे छोटे जो कार्यकर्ता है, मैं सिर्फ अपनी ही बात नहीं कर रहा हूँ, जी जी, मैं अपने और भी साथी कार्यकर्ता, जिस पार्टी में मैं मौजूद हूँ अभी आज भी, शरद पवार गठ में, जितेंद्र अवार्ड साहब हमारे नेता है, उन गठ में भी आज जो देखने को जो मिल रहे हैं, बड़े करीब से मैं देख रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं मीडिया में नहीं हूँ तो मैं कुछ देख नहीं रहा हूँ। मैं भी इसी शहर का बासिंदा हूँ, इसी शहर में मैं कारोबार करता हूँ। यहीं पर रहना, उठना, बैठना, कारोबार, राजनीति, पॉलिटिक्स, सोशल काम, सारा कुछ यही है। तो मेल मुलाकात जरूर होती है लोगों से। तो जो ऊर्जा होना चाहिए कार्यकर्ताओं में, जब हमारी पार्टी एक थी,
हाँ। जो ऊर्जा दिखनी चाहिए थी वो ऊर्जा आज उस पार्टी में नहीं दिख रही। कहीं ना कहीं आपको दिख रहा है कि बंटवारा से बहुत बंटवारे से बहुत बड़ा नुकसान हुआ है जी। और ये नुकसान मैं समझता हूँ कि महाराष्ट्र के लिए नुकसान है, राजनीतिक के लिए नुकसान है। मैं समझता हूँ इनका जो महाराष्ट्र के लिए नुकसान है और महाराष्ट्र के लिए नुकसान का देश के लिए नुकसान है। ये जो बंटवारा जो हुआ है, जो विभाजन हुआ है, ये विभाजन बहुत ज्यादा नुकसानदेह और तकलीफ दे, शहर के लिए भी, महाराष्ट्र के लिए भी और देश के लिए भी बहुत बड़ा नुकसान है। तीसरी बात, मैं कारोबारी आदमी शादी में, मैं पैसे से पहले तो मैं जमीन वगैरह खरीद बेच करता था, लेकिन कुछ पिछले 8-10 सालों से मैं अभी पूरी तरीके से मुलवी कंस्ट्रक्शन फील्ड में हूँ जी जी। और लीगल करता हूँ। टीएमसी प्रोजेक्ट जिसको बोलते हैं, प्रोजेक्ट आप करते हैं। अगर यहाँ पर मजबूती से बैठता हूं तो ये मारता है, वहां मजबूती से बैठता हूं तो आप मारते हैं। एक कारोबारी होने के नाते जी जी। मैं बात खुल के बोलता हूं, इसमें कोई शर्म की बात नहीं है। काफी लोग इस चीज से दबे हुए बेचारे, लेकिन वो मीडिया को फेस करके जिस तरीके से मैं रख रहा हूं अपनी बातें नहीं रख पाते। तो मैं समझता हूं कि मैं सारे लोगों की मिलकर मैं बातें रख रहा हूं। भाई करीम खान इसी के लिए जाने जाते हैं। दूसरी चीज है करीम भाई, 2017 में मैंने आपको देखा कि काफी जोर शोर से आप चुनाव की तैयारी कर रहे थे, खुद की लड़ने की, और कई कार्यालय भी आपने क्षेत्रीय खोल लिया था। शायद आपको कहीं से आश्वासन मिला होगा या आप खुद जो है अपने से ही तैयारी किए होंगे, लेकिन फिर अचानक आपने इलेक्शन तो नहीं लड़ा, लेकिन आपने उत्तर भारतीय महासंघ बनाया और उस उत्तर भारतीय महासंघ के जरिए करीम खान ने अपनी एक ताकत मुमरा के अंदर दिखाई और जो चाहा वो करके दिखाया। तो ऐसी क्या मजबूरी थी कि आप चुनाव नहीं लड़े और आपको उत्तर भारतीय महासंघ बनाना पड़ा? देखिए, मेरा मानना यह है सादिक भाई के देश में और हमारे खासतौर से हमारे शहर में कॉस्मोपॉलिटन एरिया है। कॉस्मोपॉलिटन आप समझ रहे हैं? कॉस्मोपॉलिटन में सारे तरफ के लोग मिक्स है इसके अंदर। हाँ हाँ। अब हमारे यहाँ पे कभी कभी ऐसा भी होता है कि कुछ कास्ट के लिए ना स्पेशल टिकट निकाल दी जाती है और कुछ कास्ट को, कुछ बिरादरी को बाजू में रख दिया जाता है। नहीं, आपकी पार्टी में यानी एनसीपी में उस समय की मैं सिर्फ एनसीपी की बात नहीं करूंगा, मैं ग्लोबली बात करूंगा। मैं ग्लोबली बात करूंगा कि ऐसा भी होता है, जैसे आपने देखा रहेगा कि महाराष्ट्र में कोई विधानसभा लड़ने जा रहा है या कोई लोकसभा लड़ने जा रहा है, तो वो किस बिरादरी का नेता है वो देखा था, और उस क्षेत्र में इसकी बिरादरी अपनी कितनी है वो काउंटिंग होती है। ये बात मैं सही बोल रहा हूँ मेरे ख्याल से कि ये अगर मान लो तेली है जी, या ये मान लो ओबीसी है, तो उस ओबीसी या तेली XYZ उसकी बिरादरी के लोगों का कितना परसेंटेज वोट है उस कॉन्स्टिट्यूशन में। तो ऐसा गणित भी बिठाया जाता है और सही है वो गणित गलत भी नहीं है। मैं उस गणित का वेलकम करता हूँ। तो हमारे मुमरा में भी कभी कभी ऐसा गणित लगाया जाता है कि एक कास्ट कम है, एक कास्ट ज्यादा है, ऐसा। तो कुछ मन ऐसा कुछ डूब गया था जी जी उस 2017 में। हालांकि मैं 2017 में जाना नहीं चाहता जी, लेकिन फिर भी अगर मीडिया ने सवाल किया है और सादिक भाई जैसे पत्रकार ने सवाल किया, तो मैं समझता हूँ कि जवाब देना भी जरूरी है। नहीं, लोगों में तो चर्चा ये थी कि वो करीम खान जो पूरी जोर शोर से प्रचार भी कर रहे हैं और एकदम सबसे बोल भी रहे हैं कि मैं इस बार इलेक्शन लड़ रहा हूँ नगर सेवक का, फिर अचानक बैठ गए और बताए भी नहीं, और फिर उन्होंने एक उत्तर भारतीय महासंघ बना करके फिर अपनी एक अलग पॉलिटिक्स शुरू की। बेशक, देखिए मैंने पॉलिटिक्स तो नहीं शुरू किया उस टाइम पे भी, लेकिन हाँ उस पीरियड में ये जरूर हुआ था, मेरी टिकट कटने से मैं समझता हूँ कि मेरा आप रुकिए, आप बोल रहे कि आपकी टिकट काट दिया गया कटने से? हाँ, काट दिया गया या कट गई, बात दोनों एक ही साथी भाई। ठीक है, आप ऐसा देखो या वैसे देखो, बात एक ही, मतलब कटी है। जी जी। मेरी टिकट कटने से मैं समझता हूँ जितना नाराज मैं हुआ उससे कई ज्यादा नाराज मुझे चाहने वाले लोग हैं। जी जी। ये मेरा अपना मानना है। जो मैंने लोगों में जो मैंने आक्रोश देखा, जो मैंने अपने कार्यकर्ताओं में, अपने चाहने वालों में जो मैंने गुस्सा देखा, जो मैंने मेरी पार्टी के खिलाफ जो मैंने बातें देखा, तो मुझे भी अच्छी नहीं लगी और मुझे जाना पड़ा मजबूरी में या मोहब्बत में। मुझे मेरे समाज के साथ जाना पड़ा, मुझे मेरे लोगों के साथ जाना पड़ा, यानी उत्तर भारतीयों के साथ। उत्तर भारतीय से मुझे जाना पड़ा, इसमें बोलने में कोई बुरेज नहीं है जी जी कि मुझे उनके साथ जाना पड़ा। और एक फैसला ऐसा हुआ हमारे सारे गठ का। पहले तो फैसला ये था कि आप एमआईएम से लड़ो जी, पहले तो मेरे सारे लोगों का फैसला था, लेकिन मैंने किसी सूरत हाल से उनको मनाया कि भाई अब लड़ेंगे नहीं, अब लड़वाएंगे। तो हम लोगों ने 2017 में बढ़ चढ़ के उत्तर भारतीय महासंघ बनाई, ये सच्चाई है। हालांकि मैं जाति बिरादरी
को मानने वाला आदमी ही नहीं हूँ और मैं उसी बात करने वाला आदमी भी नहीं हूँ। मेरे लिए वो चीजें शोभा भी नहीं देती। नहीं, आप प्रवासी है भी, उसमें कौन सी शर्म? इसमें कोई शक नहीं। हाँ, इसमें कोई शर्म की बात नहीं। प्रवासी हम लोग लाख हो जाए, आज भी हमको मुहाजिर बोला जाएगा, आज भी हमको मुहाजिर की नजर से देखा भी जाता है। जी जी, ठीक है, ये लोगों की नजर है, लोगों के नजरियात है, उसका कोई इलाज नहीं है। उस पीरियड में जब ना लड़के फैसला लिया गया कि अब हम लड़वाएंगे, उस पीरियड में मुझे फक्र है कि मेरे क्षेत्र में जो हमारा जो बाईपास से आसपास का जो क्षेत्र रहा, मैं समझता हूं कि उसके अंदर उत्तर भारतीयों की संख्या और वोटर ज्यादा थी। ऐसा मेरा मानना, मेरी अपनी स्टडी भी है यादी के ऊपर, जो वोटर लिस्ट है उस पर हमारी स्टडी भी है, हमारे काफी लोग काम भी कर रहे थे, तो उसमें काफी नाम। नहीं, आपको तो मालूम रहेगा, आप तो चुनाव की तैयारी में, मैं तो तैयारी किया ही था लड़ने, तो इसमें कोई दो रहा नहीं, मैंने तैयारी आपने होमवर्क किया था ग्राउंड लेवल पर? ग्राउंड लेवल पे मेरा होमवर्क था, सब चीज थी ग्राउंड लेवल पे, तो मैं मजबूत था ही नहीं, क्योंकि मैं ग्राउंड लेवल पे ही काम करता हूँ और मैं आज भी ग्राउंड लेवल पे ही काम करने वाला आदमी। और अल्लाह इसी तरीके से जिंदगी निकाले कि मैं जमीन पे ही काम करता रहूं। लड़ना लड़ाना हारना जीतना बात की बात है, लेकिन मैं कोशिश ये करता हूँ और मैं दुआ भी ये मांगता हूँ अल्लाह से कि अल्लाह हमको जमीन पे ही रख। जमीन पे जब रहूंगा तो जमीन के मसाइल मुझे सुनने को मिलते हैं, मुझे मालूमात होती है। बहुत ज्यादा ऊंचा हो जाएगा तो शायद लोग मुझ तक पहुंच नहीं पाएंगे। उस टाइम पे फैसला ये हुआ कि हम एमआईएम को सपोर्ट करेंगे, यानी पार्टी के लाइन से हट करके आप। हाँ, तो फिर पार्टी से जब नाराजगी हो गई, जब पार्टी ने टिकट काट दी, तो फिर पार्टी से को मैंने रिजाइन भी दिया। उसी पीरियड में मैंने रिजाइन दिया। मीडिया आपका बीच में आया, मैंने मीडिया के सामने रिजाइन दिया। बहुत से लोगों ने उसको कवर नहीं किया, उस खबर को दबा दी। हाँ, तो ठीक है, जबकि वो बहुत उस समय की यानी उस समय जो है इस खबर को काफी यानी हाइप देनी चाहिए, लेकिन दिया नहीं हुई। ऐसा भी नहीं है कि वो खबर नहीं चली, वो खबर भी चली। मैं समझता हूँ कि नव भारत जो हिंदी का पेपर एक माना हुआ हिंदुस्तान का पेपर है, मेरा ही अखबार, और वो आपका ही अखबार है, शुक्ला जी का अखबार है। शुक्ला जी उसकी लीडिंग करते हैं माशाल्लाह हमारे मुमरा में। तो शुक्ला जी ने तो बड़ी न्यूज बनाई थी कि करीम खान के उत्तर भारतीयों में नाराजगी, करीम खान ने दिया राजीनामा, इस्तीफा दिया। तो मैंने इस्तीफा देने के बाद जब मैं इस्तीफा दे दिया तो मैं आजाद हो गया। फिर हम लोगों ने संगठन बना जिसका नाम उत्तर भारतीय महासंघ रखा गया। 2017 में ही इलेक्शन पीरियड में ही हम लोगों ने उसको अनुमान डाला, जबकि तब वो रजिस्टर्ड भी नहीं थी। एक बैनर बना कि हम लोगों ने उसके ऊपर प्रोग्राम किया, और 2 सीट पे हम लोगों ने 2 सीट में हम लोगों ने इस इलाके में मेहनत किया। लेकिन मुझे फख्र है कि 2 सीट आई और दोनों भैया आए। एक कमरू भैया आया जो सिद्धार्थनगर से, हाँ। एक सालम आजमी है जो आजमगढ़ से। तो ये अल्लाह की मर्जी थी कि एक आजमगढ़ एक सिद्धार्थनगर, दोनों मतलब हमारी एक अच्छी टीम जम गई और 2 सीट एमआईएम किया। जबकि मुमरा में एमआईएम की एक भी सीट में, जबकि मुमरा एमआईएम सारी सीटों पर लड़ी थी, लेकिन सिर्फ और सिर्फ 2 सीट का, जिस सीट में मैं मेहनत कर रहा था। तो मुझे फख्र है, बाकी अल्लाह की मर्जी की सीट क्यों आई और कैसे आई, लेकिन मुझे ये फख्र है और मुझे ये कॉन्फिडेंस है कि मेरे अपने मेहनत करने से मेरा अपना जो ग्राउंड था, वो जब मैंने उसको तब्दील किया इस एमआईएम पार्टी की तरफ, अपने वोटर्स को, अपने लोगों को, अपनी ताकत को, अपनी संख्या को जब मैंने तब्दील किया, तो उसका रिजल्ट भी मिला 2017 में माशाल्लाह। अभी आपने बहुत ही बखूबी बात बताई कि वो प्रयोग नहीं था बल्कि एक संयोग था, प्रयोग नहीं था। प्रयोग क्या होता है? प्रयोग को अगर आप जाएंगे तो प्रयोग मतलब उसके लिए अभी तैयारी करता, प्रयोग नहीं था, वो संयोग अचानक सारी। हाँ, एक्सीडेंट था, तैयारियां नहीं थी, वो एक्सीडेंट था। तो अभी आपकी जो है स्थिति, मान लीजिए कि ये पार्टी तो आपकी 2 फाड़ में बढ़ गई है, एक अजीत दादा के साथ उसके मालिक हैं और एक शरद पवार साहब मालिक है। तो अभी आपकी स्थिति क्या है? आप अजीत दादा के साथ में है या शरद पवार साहब के साथ? देखिए, मैं अजीत दादा की बात अगर करूं, हालांकि मैं छोटा आदमी, बहुत बड़े नेता है, उनके बारे में बोलना भी अच्छी बात नहीं। हमारी पार्टी के नेता रहे वो, हम लोगों ने उनसे आशीर्वाद लिया कई बार। जी। उनके बारे में कुछ बोलना भी छोटा में बड़ी बात हो जाएगी, लेकिन मैं ग्लोबली बात करूंगा, सिर्फ अपनी बात नहीं करूंगा। अजीत पवार की अगर आप बात करेंगे जी, तो अजीत पवार आज बीजेपी समर्थक है। किसके समर्थक है? बीजेपी समर्थक है। इसके लिए मैं समझता हूँ कि मैं बीजेपी समर्थक नहीं, वो बीजेपी समर्थक नहीं, बल्कि उनका एक गठबंधन है, एनडीए है। हाँ, एक पार्टी बनाई है उन लोगों ने, एक संगठन बनाया हुआ उन लोगों ने, 3 पार्टियों का, बीजेपी का, एक नाथ शिंदे गुट का और अजीत पवार गुट का अलायंस बना के उन लोगों ने सरकार बनाई जी। तो अगर बीजेपी की बात आएगी तो बीजेपी के साथ तो हम नहीं जाएंगे शौकत भाई, हम जाएंगे सेकुलर पार्टी के साथ। हम जाएंगे उनके साथ जो संविधान की रक्षा करने की बात करे, हम जाएंगे उनके साथ जो अम्बेडकर की बात करे, हम जाएंगे उनके साथ जो साहू फुले अम्बेडकर की बात करे, हम जाएंगे उसके साथ जो शिवराय की बात करे। हम संविधान को मानने वाले लोग, हम डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के अनुयायी लोग हैं।
तो जब एक चीज खुली खुली दिख रही है, पार्टी का स्टैंड तो उनका एकदम स्पष्ट है। अगर आप देखिए तो उनके पार्टी के लोग मुस्लिम आरक्षण की भी बात कर रहे हैं, है? और वो भी सेकुलर की बात कर रहे हैं। तो उनका एक गठबंधन है, यानी वो बीजेपी के साथ में है लेकिन कुछ मुद्दों पे है। ऐसा नहीं कि पूरी तरीके से समर्पण है। बराबर है। ये क्यों हुआ है मालूम है? ये जो लोकसभा 4 तारीख को जो चुनाव हुआ है ना, ये जो पिछली 4 तारीख को जो लोकसभा का चुनाव हुआ है, अब इनके राज बदले हुए हैं। शौकत भाई, आप पत्रकार है, आप सादिक भाई, आप पत्रकार है, मैं समझता हूँ कि आप कहीं ना कहीं पॉलिटिकल या सोशल लोगों से ज्यादा फास्ट होते हैं। क्यों कि आप लोग इतने दिमागों से मिलते हैं, इतने लोगों से आप लोग मिलते हैं, तो आप लोगों को भी समझ में आता है। ये जो सूर जो बदली हुआ है, जी जी, आज जाना नहीं चाहता था लेकिन अभी जाना पड़ेगा। चंद्रबाबू नायडू जी, चंद्रबाबू नायडू, अगर आप वहां की स्थिति देखेंगे तो चंद्रबाबू नायडू के पीछे क्या मुसलमान नहीं खड़े थे? बिल्कुल खड़े। क्या बिगर मुसलमान के चंद्रबाबू नायडू ने अपनी सीट लाई, इतनी सारी वन साइड मार के आए? तो अगर चंद्रबाबू नायडू आज मुसलमान की बात नहीं करेंगे तो आने वाले कल में चंद्रबाबू नायडू को खड़े होने नहीं मिलेगा। आज चंद्रबाबू नायडू बीजेपी को समर्थन देकर बीजेपी की सरकार बनाने के बाद मुसलमान की बात जरूर कर रहे हैं, करना पड़ेगा उनको, मुसलमान की बात करना पड़ेगा। तो आज लोगों के राज जो है ना वो चेंज हुए। ये 4 तारीख के चुनाव के बाद, लोकसभा के चुनाव के बाद जो परिणाम आए, लोगों के जो है नजरिया चेंज हुए नेताओं के, इसको आप मानो ना मानो, लेकिन ये पूरा देश मान रहा है कि परप्रांतीय क्या जो पिछड़ी जाति के लोग हैं, सिर्फ उसमें मुसलमान नहीं आते। जी जी जी, सादिक भाई, अगर आप देखते हैं सिर्फ मुसलमान आते हैं, उसमें पिछड़ी जाति में मुसलमान ही नहीं है, सभी लोग, एक बड़ा तबका आता है, बहुत बड़ा तबका आता है। तो इनको सिर्फ मुसलमान में, इनको बाकी के भी तबके चाहिए, हर नेता को सभी का वोट चाहिए। तो इनके राग जो है बदली है। बाकी मुसलमानों के लिए या पिछड़ी जातियों के लिए अगर इनको बात करना है तो ये खुल के बात क्यों नहीं करते? खुल के बात करें, खुल के बात क्यों नहीं करते? आज चंद्रबाबू नायडू ने इतना प्रेशर बनाया बीजेपी के ऊपर कि जो कर्नाटक में जो मस्जिदें हैं, जो अप्रूव्ड मस्जिद है, आंध्र में जो मस्जिद है, आंध्र प्रदेश में, उनकी मस्जिदों में जो मौलाना है उनकी सरकारी तनख्वाहों के लिए लड़ रहे। तो क्या ये बीजेपी मानती है क्या? क्या बीजेपी देगी क्या? मगर बीजेपी की मजबूरी बन गई कि चंद्रबाबू नायडू की बात उनको सुनना है। मुस्लिम के मौलाना को तनख्वाह देने के लिए अप्रूवल उनको देना पड़ा और देंगे और देना ही पड़ेगा। नहीं, देखिए बाबू के साथ तो कई ऐसी चीजें हैं, जैसे कि उनको एक अपनी राजधानी बनानी है। उनके पीरियड में एक आपने देखा होगा जब बंटवारा नहीं हुआ था तेलंगाना और आंध्र का, तो एक साइबराबाद, वो चंद्रबाबू नायडू नहीं बना, बराबर है, लेकिन वो चला गया उधर बंटवारे। तो इनको अमरावती डेवलप करना, तो उसके लिए पैसे भी चाहिए, चीज चाहिए। तो ठीक है, पॉलिटिकल अगर हम समझौता किया है, तो अपनी मांग मनवाएंगे, वो चीजें हो सकती है। दूसरी चीजें, अब क्या माना जाए, अभी आप विधायक अवार्ड के ही साथ में हैं या फिर आप? जी, एक तो सबसे बड़ा मसला ये है कि मैं दोगला नहीं बन सकता। जी जी, मुझसे दोगलापना नहीं होगा फिलहाल। अगर शहर के हालात अच्छे, मैं देखिए जितेंद्र अवार्ड का ही कार्यकर्ता हूँ जी, छोड़ने के नाराज हुआ तो भी मुझे बहुत सारी पार्टियों में ऑफर थे। उन्होंने कुछ आश्वासन आपको दिया कि नहीं? जी, मेरी टिकट का तो कंफर्मेशन 2019 के पहले दे दिया था उन्होंने। मेरी नाराजगी सिर्फ और सिर्फ टिकट की थी। अच्छा। बाकी मैं कभी कुछ, यानी आने वाले समय में जो नगर सेवक का चुनाव होगा, मैं जरूर लड़ूंगा, लड़ेंगे और जी जरूर लड़ूंगा, और मेरा समाज मुझे बैठने नहीं देगा। मैं चाहूंगा भी कि मैं ना लड़ूं। विधायक अवार्ड साहब ने आपको आश्वासन दिया या कंफर्मेशन? मैंने आश्वासन है, और भरी भरी मंच पे से हमारे नेता ने बोला कि टिकट करीम की कंफर्म है, जो पिछली गलती हुई वो गलती दोहराई नहीं जाएगी, गलती को सुधारा जाएगा, ये आश्वासन। यानी वो मानते हैं कि गलती हो गई? हाँ, माना उन्होंने कि गलती हुई थी हमारे से, मगर कुछ उनके भी सर पे मजबूरियां थी। अब सारी अंदर की बात है। नहीं, 2 सीट और हो जाती ना। हाँ, ठीक है। 2 सीट और बढ़ जाती। हाँ, 2 सीट बढ़ जाती, जो इधर बढ़ी है, 2 सीट और बढ़ जाती। एमआईएम यहाँ पैर नहीं जमा पाती। उस पीरियड में अगर मेरी टिकट मिल जाती तो शायद एमआईएम खाता नहीं खोल पाती, शायद। एमआईएम को लगता है कि हमारी ही करिश्मा है। ठीक है ना, देखिए मैं फिर बोल रहा हूँ कि मैं अपने आप में तसल्ली बख्श हूँ कि मेरी टिकट कटने का जो मैंने मेहनत की, और मैंने खुल के मेहनत एमआईएम के लिए की, ऐसा नहीं कि मैंने कोई छुप के बैकडोर से की, मैंने खुल के एमआईएम के लिए मेहनत की। नहीं, वो तो, और मैं चाहता था कि भाई यहाँ से राष्ट्रवादी उस पीरियड में यहाँ से घड़ी की टिकट चाहते थे कि हमारी ताकत दिखे। और देखिए, हर सोशल आदमी, हर राजनीतिक, हर प्लेटफॉर्म पे ये आदमी को दिखाना पड़ता है, और दिखाना जरूरी भी है। अगर आपका ताकत है, आपके साथ नाइंसाफी हुई तो आपको ताकत दिखानी पड़ेगी। इसी का नाम प्रजातंत्र है। यही तो बाबा साहब ने हमको देके गया है।
ये जो हथियार हमको दिया है, हम छुरी तलवार लेकर के ना लड़ते हुए, मतलब ना लड़ते हुए, छुरी और तलवार को बाजू में रखते हुए कलम उठा के और अपनी ताकत को महसूस करें। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने क्या ताकत दिया हमारे देश को, एक गरीब आदमी को, एक छोटे मोटे लोगों को क्या ताकत दिया? कलम की ताकत दिया है और अपनी ताकत दिया है, रोड पे आंदोलन करने का ताकत दिया है। ये हमारे डॉक्टर साहब बाबा साहब अम्बेडकर की देन है और करना चाहिए लोगों को। जहां भी अगर ताकत का नजरअंदाज होता है तो करना चाहिए लोगों को, अपनी ताकत दिखाना चाहिए, चाहे वो छोटा कार्य करता हो चाहे वो बड़ा कार्य करता हो। अगर मान जान में कमी होती, इज्जत में कमी होती, तो मैं बोलता हूँ सभी को दिखाना चाहिए ताकत। अभी एक छोटा सा धरना था, हम छोटा ही, बड़ा तो नहीं कह सकते। समाजवादी पार्टी ने एक प्रदर्शन किया था और उसमें आपकी एक झलक आई है। उसमें आपकी एक झलक आई, तो वही उस तरीके से जोश, जैसे करीम खान जाने जाते हैं एकदम हाथ बाहर करके हर एक चीजों में, तो मुझे लगा कि मैंने वही आपको देखा, तो हमने कहा कि क्यों ना करीम भाई से बात किया जाए। मुझे समझ में, क्योंकि आप दिखते नहीं थे, पॉलिटिकल मंच में भी नहीं दिख रहे और कहीं ऐसी एक्टिविटी नहीं, तो अभी आपके अंदर वो जोश है और वो मुद्दा बहुत ही गर्म है। दो चीजें, एक बिजली का, एक पानी का। इस समय मुमरा में यानी लोग परेशान हैं, ऐसा लोग बता रहे हैं। अब पानी का तो मुद्दा भी देखा ही आपने, पानी का क्या हुआ, कहीं प्रेशर है कहीं नहीं है। क्या आपके इलाके में भी ऐसी कुछ समस्याएं हैं क्या? समस्याएं पानी की तो ना खत्म हुई ना खत्म होगी, सबसे पहले ये बताओ। रही बात समाजवादी पार्टी के आंदोलन में झलक आपने मुझे देखा, हाँ, ये सच्चाई है। हाँ, पहली बात तो मैं आपको ये बताऊं कि टोरेंट का आंदोलन, टोरेंट के खिलाफत का आंदोलन, हाँ, हाँ, कोई भी पार्टी करेगी, हाँ, वहां पे करीम खान जरूर दिखेगा। अच्छा, यानी पार्टी लाइन से हट के जाऊंगा, यानी पार्टी को घर में हट के वहां, पार्टी को घर में रखूंगा, नहीं मुझे एक मुमरा घर बन के जाऊंगा। नहीं, मुझे ऐसा लगा कि करीम खान साहब समाजवादी पार्टी में आ गए हैं। ऐसा नहीं है। वो, हाँ, पहली चीज तो आज देश में एक अलायंस है, समाजवादी का भी अलायंस है, उत्तर प्रदेश में भी, पूरे देश में अलायंस है, समाजवादी का अलायंस है, कांग्रेस का अलायंस है, हमारी पार्टी का अलायंस है। एक अलायंस तो हाई बना हुआ ना, और अलायंस अभी टूटा नहीं है, तो एक अलायंस के हिसाब से भी वो चला गया था। दूसरी बात, मैं सबसे पहली बात बोल रहा था, अलायंस ना भी होता, भले वो समाजवादी का झंडा था, भले वो कोई लोकल झंडा था, भले वो कोई एक आम आदमी धरना आंदोलन भूख हड़ताल कर रहा है, उस जगह पे टोरेंट के खिलाफ में करीम खान दिखा है और दिखता रहूंगा। यानी आप एक मतलब है कि हम आप अपने क्षेत्र की जनता के साथ में, हम पार्टी लाइन, मैं बोल रहा हूँ कि मैं पार्टी लाइन से हटके जाऊंगा, पार्टी को 10 मिनट के लिए मैं घर में रख दूंगा, एक मुमरा कर में, क्योंकि मैं भी इसी मुमरा का बच्चा हूँ, मैं भी इसी मुमरा का आदमी हूँ। टोरेंट की तकलीफ ऐसा नहीं कि मुझे नहीं है, मुझे भी। आज आप गली गली घूमिए सादिक भाई, आप टोरेंट के बारे में पूछिए, अमीर गरीब सभी से पूछिए, हर आदमी टोरेंट से त्रस्त है। रही बात पानी की, हाँ, हाँ, अब आ जाते हैं पानी के ऊपर। जी, जी, अभी इंसान नगर में बड़ा बवाल हो गया वो पानी का तो मुद्दा, अगर आप मुमरा को जानते हो तो पानी का जो मुद्दा है, ये मुमरा में शुरू से चल रहा है, ये ना खत्म हुआ है ना खत्म होगा। अभी मैं आपको चैलेंज से बोलता हूं। अब आप सोचेंगे इतना चैलेंज क्यों दे रहे हैं? पानी जब MIDC या महानगर पालिका जिस शहर को पानी देती है, उनके पास एक रिकॉर्ड होता है, हाँ, तो शहर में कितने लोग हैं, कितने लोग हैं, सही है, कितने लाख लोगों की संख्या है शहर में। तो वो जो संख्या है, वो संख्या कौन सी होती है उनके पास पता है? वो संख्या सिर्फ और सिर्फ TMC में रहने वालों की संख्या उनके पास। तो सिर्फ उतनी संख्या से आपको पानी देते हैं, उतनी संख्या से पानी देते ना। जितने लोग 5 लाख लोग अगर बता रहे 5 लाख लोग TMC में रहते, 5 लाख के हिसाब से पानी देते, जबकि यहाँ पे 25 लाख लोगों को पानी जा रहा है। हाँ। ये जो इनलीगल बिल्डिंग्स जो मुमरा, कौसा, हमारा सिविल विभाग में जो सब बिल्डिंगें जो बनी है, जी, ये अगर 4 TMC है तो 40 अनलीगल बिल्डिंग्स है। वो भी इंसान है, पानी उनको भी लगता है ना, उनको भी पानी चाहे गलत मिले चाहे सही मिले, चाहे गलत टैपिंग करके मिले, तो लोग लेंगे ना पानी तो कैसा इंसान रहेगा? पानी तो चाहिए ना। तो आता उधर से 20 आदमी का खाना है, आता वहां से 20 आदमी का हिस्सा है, और यहाँ पे बांटना 1000 आदमी को। इसीलिए मैं इतने चैलेंज से बोल रहा हूं, सिस्टम में गड़बड़ी, इसीलिए मैं इतने चैलेंज से बोल रहा हूँ कि पानी का मसला मुमरा से हल हो ही नहीं सकता। दूसरी चीज करीम भाई, एक चीज ये है कि निधि पे निधि आती है उसी चीज के लिए जी। कोई कहता है मैं इतने करोड़ का लाया, कोई कहता है कि 240 करोड़ की निधि आई, कोई कुछ बताता है, लेकिन ये वाकई इसका यूज होता है भी है कि नहीं होता है, कि क्या ऐसा होता है कि लोगों को फिर भी वही परेशानी है? ये तो पिछले 15 सालों से मैं भी कोशिश कर रहा हूँ कि जो पैसा आता है, मोबाइल सबके तो एंड्रॉइड मोबाइल में मैं भी बैठ के इतना पैसा आया,
लेकिन ये जाता कहाँ और गया कहाँ, ये मैं भी आज तक नहीं समझ पाया। सादिक भाई, अगर आपको कहीं से लिंक लगे कि जाता कहाँ, मुझे भी बताइएगा। नहीं, और वो मैं रहता है कि 5 किलोमीटर ना एक आम जनता समझ सकती है इसको, जब मेरे ऐसा एक सोशल आदमी या पॉलिटिकल आदमी नहीं समझ पाया आज तक कि एक आया कब और गया कहाँ, तो एक आम जनता बेचारी क्या समझ अच्छा, पाएगी? मान लीजिए कि हम मानते हैं कि 5 लाख रुपए मान लीजिए इस नाली के बनने के लिए है, तो हम इस इलाके के अगर जनप्रतिनिधि हैं तो हम बताते हैं भाई 5 लाख रुपए नाली के लिए आया, तो नाली बनने के बाद भी बताना चाहिए कि नाली बन गई है 5 लाख रुपए। यही तो दुर्भाग्य है शहर का कि 5 लाख रुपए आया नाली के लिए। नाली, अब पहले फोटो दिखाया था कि नाली इतनी डाइपलेटेड कंडीशन में, इतनी खराब कंडीशन में, ये सच्चाई है सादिक भाई। आपके सवाल का मैं खुद समर्थन करता हूँ कि बन जाने के बाद उसको क्यों नहीं दिखाया जाता कि हाँ इसमें 5 लाख रुपया लग गया, और ये अब इसकी आफ्टर और बिफोर का फोटो क्यों नहीं दिया जाता? वो चीज होनी चाहिए, ट्रांसपेरेंसी। देखिए, जब तक जनता के सामने ट्रांसपेरेंसी नहीं होगी तब तक जनता अपने प्रतिनिधि से भी सहमत नहीं होगी। जनता को भी जानकारी होना जरूरी है कि कचरा हटाने के लिए निधि आई, तो भाई ठीक है, आफ्टर पहले कचरे के पहले क्या हालत थी और कचरा हट जाने के बाद में क्या हालत, ये दिखाई नहीं जाती ये सच्चाई। इस बार आप मानते हैं कि मुमरा में विधायक का चुनाव बहुत क्रूशियल होगा, ऐसा कुछ आपको लग रहा है? क्योंकि मैं 2-3 पार्टियों से भी, समाजवादी पार्टी के जो अध्यक्ष है जनाब मन्नान साहब, उनसे भी बात किया कि अगर अलायंस नहीं हुआ तो हम लड़ेंगे, यानी कैंडिडेट देंगे। दूसरी चीज है, वंचित बहुजन अघाड़ी भी कह रही है कि हम भी कैंडिडेट देंगे। तीसरी चीज है, परसों अभी कांग्रेस की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई जिसमें वसीम सैयद ने लिखा अगर अलायंस नहीं हुआ तो कांग्रेस तैयार है। तो लग रहा है कि जिस तरीके से टैक्टिस चल रही है, मान लीजिए इन केसेस अगर अलायंस नहीं हुआ तो यहाँ इलेक्शन में सभी लोग आएंगे जी, और क्रूशियल होगा, उसमें अजीत दादा पार्टी के भी जो कैंडिडेट आएंगे, एंट्री हो, और हाथ पैर मारा भी जा रहा है, कोशिश भी कर रहे हैं। तो आप भी मानते हैं कि इस बार चुनाव बहुत ही क्रूशियल होगा? चुनाव इस टाइम पे मैं समझता हूँ कि पिछले 15 साल में जो कलवा मुमरा विधानसभा के लोगों ने चुनाव नहीं देखा, हाँ, उस ढंग का चुनाव मैं ऐसा समझता हूँ कि होने वाला है। एक आपको मिसाल फिर दे दूं कि जो लोकसभा चुनाव गया है, जी, ऐसा चुनाव आपने कभी देखा था? कभी नहीं देखा। तो बस सेम हो सकता है कि उस कंडीशन पे, उसी रणनीति में आपकी चुनाव होगा। यानी आप मानते हैं कि जिस पैटर्न में लोकसभा में वोट पड़ा है मुमरा के अंदर, उस पैटर्न से चुनाव होगा। विधायक का भी वैसे ही पैटर्न अपना जी, देखिए मैं फिर बोल रहा हूं आपको कि मोदी के खिलाफ जो मजबूत कैंडिडेट होगा, जिसकी सीट आएगी, जो जीतेगा, जो मोदी के खिलाफ खड़ा है, मैं समझता हूं कि सारे पिछड़ी जाति के लोग, सारे मोदी से दुखी लोग, वो उसी पार्टी का समर्थन करेंगे जो जीत सकता है मोदी के जो खिलाफ खड़ा है। ये पैटर्न आपकी कलवा मुमरा विधानसभा में देखने को मिलेगा। यानी आपका ये मानना है कि ये पैटर्न जो है, जो इलेक्शन गया है वही पैटर्न फिर, और अगर अलायंस नहीं होता है, ये सारी पार्टियों का जो अलायंस है ऑलरेडी, अगर अलायंस नहीं तो इलेक्शन और टफ हो जाएगा, यानी टफ हो जाएगा, और टफ हो जाएगा, सभी के लिए टफ होगा। कोई एक आदमी ये दावा नहीं कर सकता कि मैं जीतूंगा। ठीक है, उतरने वाला तो बोलता मैं ही जीत रहा हूँ, और वो होना भी चाहिए एक लड़ने वाले आदमी में, एक वो इनबिल्ट होना भी चाहिए कि मैं ही जीत रहा हूँ, तभी वो लड़ पाएगा। लेकिन मैं समझता हूँ कि वोटों का विभाजन होगा, यानी अगर सब लोग लड़ेंगे, तो वोटों का विभाजन होगा, और हो भी सकता है कि बीजेपी को समर्थन और बीजेपी समर्पित पार्टी जीत भी सकती है। करीम खान उस समय कहाँ खड़े रहेंगे? जी, मैं तो पहले बता दिया कि मैं जितेंद्र अवार्ड का कार्यकर्ता था और उसी जगह में खड़े रहूंगा, क्योंकि जितेंद्र अवार्ड साहब एक सेकुलर महाराष्ट्र की आवाज है, और हम विधानसभा में भी देख रहे हैं कि किस ढंग से लड़ते हैं। तो करीम खान का स्टैंड जितेंद्र अवार्ड के साथ होगा, एक सेकुलर आवाज के साथ होगा जो बीजेपी से लड़ रहा है। यानी आप सेकुलर आवाज के साथ, सेकुलर आवाज के साथ, विधायक अवार्ड के साथ में आप है और रहेंगे जब तक वो खुद सेकुलर है। अच्छा, अगर उनका भी कोई स्टैंड चेंज होता है, तो हम कोई दूसरा, हम सादिक भाई के साथ खड़े रहेंगे। अगर सादिक भाई मोदी के खिलाफ लड़ेंगे तो हम सादिक भाई के साथ खड़े रहेंगे। ये थे करीम खान साहब, बड़ी बेबाकी से सवालों का जवाब दिया और अपने बात को मजबूती से रखा और बिना किसी लाग लपेट के खुली बात की, और उन्होंने बताया कि अभी भी हम अपनी पुरानी पार्टी यानी एनसीपी जो शरद चंद्र पवार साहब की है, जितेंद्र अवार्ड के साथ
अभी भी हम खड़े हैं और खड़े रहेंगे। आप देखते रहिए जनता टाइम्स और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए।